लेकिन कमाने पर रोक नहीं। परंतु इन उद्देश्यों के अलावा यदि आपके जनरल पब्लिक यूटिलिटी पर्पस वाला ट्रस्ट है तो वहाँ पर आपकी ऐसे व्यवसाय से जो आमदनी है वो कुल प्राप्तियों से 20% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी कुल प्राप्तियां मान लो ट्रस्ट की 2 करोड़ है और ऐसे इंसिडेंटल बिजनेस से आपने मान लीजिए 60 लाख रुपए अर्न किए तो फिर आप ये वायलेशन कर रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है और आपकी इनकम को टैक्स लगाया जा सकता है। जो स्कूल कॉलेज प्रॉफिट कमा रहे हैं तो क्या उनको 1023C में रहना चाहिए? 1023C से उनको 12A में शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये हमारी सलाह है। 12A सेक्शन में उनको आ जाना चाहिए क्योंकि 12A में नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट ये वर्ड नहीं लिखे गए हैं, जबकि धारा 1023C में चाहे वो 5 करोड़ के नीचे हो चाहे 5 करोड़ के ऊपर रिसीट्स हो, वहाँ पर स्पष्ट रूप से कानून में लिखा है कि द ट्रस्ट शुड बी ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज एंड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो ऐसी स्थिति में जो स्कूल कॉलेज हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उससे इनकम टैक्स के कानूनों से बचना चाहते हैं तो आप 12A में शिफ्ट हो जाइए। साथियों, इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जितने भी ट्रस्ट हैं या सोसाइटीज हैं या सेक्शन 8 कंपनी होती है, ये सब इनकम टैक्स से टोटली माफ है। आप बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि इसमें इनकम टैक्स लग जाएगा। स्पेशल कोड ऑफ सेक्शंस बनाया गया है ट्रस्टों के ऊपर, सेक्शन 11, 12, 13। इन सेक्शन में इस प्रकार के ट्रस्टों की पूरी इनकम को माफ किया गया है। भारत में लगभग 7 लाख करोड़ रुपया ट्रस्टों के माध्यम से इनकम टैक्स से माफ है। लगभग 7 करोड़ रुपए की इनकम है ट्रस्टों के कुल मिलाकर भारत में, जो कि इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो आपके ट्रस्ट की भी इनकम पूर्णतः माफ हो सकती है, बस बशर्ते यही है कि जो ट्रीटमेंट दिया गया है वो ट्रीटमेंट आप लें। यानी जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों की जानकारी रखें और उनका पालन करें। अपने CA या अपने टैक्स कंसल्टेंट पे ही निर्भर नहीं रहें। इसीलिए ट्रस्टियों की एक अपन ने स्पेशल कार्यशाला रखी है कि आपको ये एजुकेट होना जरूरी है कि इसके क्या नियम हैं, जिससे कि हम अपनी इनकम टैक्स को माफ कर सकें। तो इसमें पहला जो नियम है कि यदि आपकी मान लीजिए 100 रुपये इनकम है, 100 रुपये इनकम, तो इनकम क्या होती है ट्रस्ट की? डोनेशन होता है। यदि आपको FD है तो ब्याज आ रहा है, इसके अलावा आपके पास कॉर्पस डोनेशन आ रहा है, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट की ग्रांट आ सकती है, आपको किराया से कोई इनकम हो रही है वो किराए की इनकम आ सकती है, कोई आपने प्रॉपर्टी बेची है ट्रस्ट की, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, वो भी इनकम हो सकती है ट्रस्ट की। ऐसी जितनी भी इनकम है ट्रस्ट की उसका टोटल कर लीजिए, उसका 85% आपको उसी साल खर्च करना है। बहुत सिंपल नियम है। 100 रुपये की इनकम हुई हमारी कुल, उसका 85% आपको उसी साल में खर्च करना है। पहले दीपचंद गांधी जी का एक ट्रस्ट हुआ करता था जो कि साल के अंत में जो है मीटिंग लेकर ये डिसाइड करता था कि भारत में किन किन ट्रस्टों को पैसा डोनेट करना है और उनको लेटर भेज देता था वो कि भाई आपके लिए 5 लाख, आपके 2 लाख, आपके 10 लाख हमने सेंक्शन कर दिए, पर एक्चुअल पेमेंट नहीं होता था 31 मार्च के पहले। तो पहले नियम चलता था कि आप प्रोवाइडेड फॉर यानी उधारी में खर्चा डाल सकते थे। अब नया नियम आ गया है आयकर कानून में, अब आप उधारी में कोई खर्चा नहीं दिखा सकते। यानी आपको एक्चुअली पेड, आपको 31 मार्च के पहले पेमेंट करना होगा, तो 31 मार्च के पहले आपके बैंक खाते से पैसा निकल जाना चाहिए, तभी वो 85% की टोटल में काउंट होगा, है ना। अप्लाइड फॉर या प्रोवाइडेड फॉर इस तरह के कंसेप्ट अब खत्म हो गए, एक्चुअल बेसिस पे आपको खर्च डालना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि आपका 85% खर्च नहीं हो पाया कोई कारण से, कम हो पाया, तो चिंता की कोई बात नहीं। आप मान लीजिए 60 रुपये खर्च हुआ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 100 रुपये में से 85 रुपये खर्च करना है, 15 रुपये आपके माफ है, 15% का फ्लैट उन्होंने एग्जम्पशन दिया हुआ है जिसको खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो 15% आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं फिक्स डिपॉजिट में या जो भी सेक्शन 11(5) के जो नियम है उसमें जो मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बताए गए हैं उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे म्यूचुअल फंड है, पब्लिक सेक्टर कंपनी के इन्वेस्टमेंट है, वो आप सेक्शन 11(5) में लिखा हुआ है।
15% भी आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 85% आपको खर्च करना पड़ेगा। 85 नहीं हुआ, 60 ही हुआ, तो बच गए 25 रुपये। इस 25 रुपये को आप 31 अगस्त के पहले, ये जो 31 अगस्त आ रही है, इसी साल से नियम लागू है, 31 अगस्त के पहले आप उसके लिए फॉर्म नंबर 10 भर दीजिए और फॉर्म नंबर 10 भर के उसको अपलोड कर दीजिए इनकम टैक्स पोर्टल में अपने सीए से बात करके। उसमें लिखना पड़ता है कि ये 25 रुपये आप कब खर्च करेंगे, कौन सी आइटम पे खर्च करेंगे। तो आपके जो ट्रस्ट के उद्देश्य हैं उनमें से आप जो सिलेक्ट करना चाहें उस उद्देश्य पे आप खर्च करने का लिख दीजिए उसमें कि हम जो है साहब ये मंदिर निर्माण पर खर्च करेंगे, हम ये गरीबों को वस्त्र बांटने में खर्च करेंगे। आपके उद्देश्य होना चाहिए, जो ट्रस्ट डीड में लिखे गए हैं उन उद्देश्यों के अलावा कोई उद्देश्य पे आप खर्च नहीं कर सकते। और ये जो आपका एक्यूमुलेशन बोलते हैं इसको, जो 25 रुपये को आप एक्यूमुलेट करेंगे वो अधिकतम 5 साल के लिए हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। यानी आपको 5 साल में वो पैसा जो है खर्च करना अनिवार्य है। पहले 6 साल था, अब ये घट के 5 साल हो गया है। यानी 5 वर्ष के भीतर आपको ये पैसा अनिवार्य रूप से खर्च करना पड़ेगा। अब इस 25 रुपये का आपने फॉर्म भर दिया, अपलोड कर दिया, तो 15 रुपये उधर बच गए, 25 से बच गए, 60 खर्च हो गए, पूरी इनकम माफ हो जाती है। लेकिन ये 25 रुपये की कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं कि भाई जब तक आप खर्च नहीं करोगे तब तक आपको फिक्स डिपॉजिट या जो भी इन्वेस्टमेंट आपने डिसाइड किया है उसमें आपको रखना पड़ेगा। उसमें से आप किसी दूसरे ट्रस्ट को वापस डोनेशन नहीं दे सकते, नॉर्मल डोनेशन भी नहीं दे सकते, यानी उसमें से किसी भी ट्रस्ट को कोई डोनेशन नहीं दे सकते। आप सिर्फ आपके उद्देश्यों पर खर्च करना पड़ेगा। किसी कारण से आपको लगता है कि हमने जो उद्देश्य सोचा था वो उद्देश्य की बजाय हमको उद्देश्य बदलना है, तो आपको एक अपने जो असेसिंग ऑफिसर है इनकम टैक्स के, उनको एक राइटिंग में एप्लीकेशन देना पड़ेगी। पोर्टल पे अभी वो फैसिलिटी नहीं है। वो एप्लीकेशन देके आप लिख दीजिए कि भाई एक्स पर्पस के लिए हमने फंड रिजर्व किया था, अब हम इसको वाई के लिए रिजर्व करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं, एओ आपको उसकी परमिशन दे देगा। लेकिन ये शर्त है कि उस पैसे को आपको स्पेसिफाइड पर्पस में ही खर्च करना पड़ेगा और जब तक खर्च नहीं हो जाए तब तक आपको एफडी में या किसी भी स्पेसिफाइड फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है साहब, ये क्लियर हो गया। आजकल ये हो रहा है साहब, बहुत से ट्रस्ट बनते हैं और जैसे हमारे पास आते हैं साहब, हमको एक मैरिज गार्डन बनाना है समाज का और हमने ज़मीन भी ढूंढ ली है और फटाफट आप ट्रस्ट बना दीजिए। लेकिन ट्रस्ट बनने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। ट्रस्ट जो है सब थोड़ा एक साल, सर बता रहे 1 साल लगता है, यानी ट्रस्ट ऑफिस के इतने चक्कर लगाना पड़ते हैं हम लोगों को, लेकिन वो ट्रस्ट बनता नहीं है। ट्रस्ट कब बनाना चाहिए, सोसाइटी कब बनाना चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी कब बनाना चाहिए, 1 मिनट में वो बता देता हूँ मैं आपको। यदि कुछ समाज के लोग मिलकर बड़ा फंड दे रहे हैं, मान लीजिए 1-1 करोड़ रुपए को दे रहा है, 50-50 लाख दे रहा है कि साहब ये जमीन खरीदो समाज के लिए, हम तैयार हैं देने को। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई आपकी स्थायी प्रॉपर्टी खड़ी हो रही है तो स्थायी प्रॉपर्टी के अंदर हमारी सलाह रहती है आप ट्रस्ट बनाएं, आप सोसाइटी नहीं बनाएं। मंदिर बना रहे हैं, स्मारक बना रहे हैं, आराधना भवन बना रहे हैं, कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं, ऑडिटोरियम बना रहे हैं, मैरिज गार्डन बना रहे हैं, ये सब स्थायी संपत्ति है। ऐसी स्थिति में हमारी हमेशा सलाह रहती है कि आप ट्रस्ट के रूप में आप निर्माण करें, भले ही उसमें 1 साल लग रहा हो या भले ही थोड़ी पेचीदा उसकी मेथड है। सोसाइटी कब बनाना चाहिए, नॉर्मल काम करना है, जैसे यंग लोग कर रहे हैं, परोपकार की छोटी मोटी एक्टिविटी कर रहे हैं। मान लीजिए वृद्धाश्रम ही चला रहे हैं आप वृद्धाश्रम किराए की जगह पे चला रहे हैं, सोसाइटी में चला लीजिए। आपको नॉर्मल डोनेशन देना है, नॉर्मल खर्च ही कर देना है, उसी समय पैसा बचता ही नहीं है आपके पास, सोसाइटी बना लीजिए। सोसाइटी बहुत जल्दी बन जाती है, 2 महीने के अंदर आपकी सोसाइटी बन जाएगी, 5-10 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, इससे ऊपर खर्चा नहीं आएगा। ट्रस्ट बनने में आजकल जो कॉस्ट आ रही है वो 60-70 हज़ार रुपये से कम नहीं आ रही है। लेकिन मैंने बताया आपको, भले ही वो कॉस्ट आ रही है तो भी आप ट्रस्ट बनाइए यदि स्थायी संपत्ति आपको खड़ी करना है। अब ये हो क्या रहा है कि जैसे ट्रस्टी आए और उन्होंने कहा ट्रस्ट बना दीजिए, फटाफट हमने ज़मीन का सौदा कर लिया है। अब सीए भी दबाव में आ जाता है कि भाई क्या करें, बनाओ भाई करो। अब सीए दबाव में आया, उसने कहा चलो ट्रस्ट डीड बना दी, ट्रस्ट डीड बना के उसका पंजीयन करा दिया रजिस्ट्रार फॉर्मेट, रजिस्ट्रार फॉर्म्स में, सॉरी रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार स्टाम्प्स, जहाँ आपकी प्रॉपर्टी की पंजीयन होती है, प्रॉपर्टी बेचते हैं अपने खरीदते हैं, उस ऑफिस में ट्रस्ट डीड का पंजीयन हो जाता है। पंजीयन के बाद उसका पैन नंबर अलॉट हो जाता है,
पेन लेके बैंक अकाउंट खुल जाता है। फिर इधर पैरेलली रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट में उसका आवेदन लगता है कि भाई पब्लिक ट्रस्ट के रूप में इसको मान्यता दी जाए। वो प्रक्रिया लंबी है। इस बीच में क्या होता है कि वो रजिस्ट्री कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी खरीदने की। कि साहब हमने तो ये मैरिज गार्डन का जमीन का सौदा 3 महीने का समय लिया था, सबको रजिस्ट्री करना है, करो भैया, देखेंगे क्या होगा। ऐसी स्थिति में हो ये रहा है कि मान लीजिए 5 करोड़ रुपये आए ट्रस्ट खाते में, 5 करोड़ की आपने जमीन खरीद ली, तो आपने एक्टिविटी स्टार्ट कर ली एक प्रकार से, पर आपका आयकर कानून के धारा 12A(b) में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। यानी आयकर कानून में पंजीयन आपने नहीं कराया अभी, क्योंकि आयकर कानून में पंजीयन हो ही नहीं सकता जब तक रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट का सर्टिफिकेट नहीं आएगा हाथ में। तो ये मजबूरी है। इस बीच में क्या होता है कि इनकम टैक्स विभाग को पता लगता है इन्होंने 5 करोड़ का इस ट्रस्ट में काम कर दिया, आपको नोटिस आ जाएगा ये 5 करोड़ पूरे पे आप इनकम टैक्स दीजिए, क्योंकि आप आयकर कानून में रजिस्टर्ड नहीं हुए। बहुत सारी हाईकोर्ट्स ने, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिए हुए हैं पहले कि इस प्रकार की जो प्राप्तियां हुई है वो कैपिटल रिसीट है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसीट नहीं है। पूंजीगत प्राप्तियां इनकम नहीं होती है। भले ही ट्रस्ट 12A में रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो भी चूंकि ये प्राप्तियां कैपिटल रिसीट नेचर की है, अतः इस पर आप इनकम टैक्स नहीं ले सकते। ऐसे जजमेंट जरूर है, बट आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगी और थोड़ा मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा। 99% आप इस लड़ाई में जीतेंगे, भले ही आप रजिस्टर्ड नहीं है, परंतु मेरी सलाह रहेगी कि आप जब भी ऐसा काम करें, आप पहले ट्रस्ट का निर्माण करें, फटाफट उसका रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट से सर्टिफिकेट लें।